हेलो हेलो हेलो। कॉन्सेप्टोनॉमिक्स में मैं वाके बिहारी आप सबका स्वागत करता हूं। आज क्लास 3 है। जो लोग क्लास 1 और 2 देख चुके हैं जल्दी से 2 मिनट फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए। बाकी लोग सुनिए। कॉन्सेप्टोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसमें इकोनॉमी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि ट्रेडिशनल सोर्सेज में हैं, यूपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है या कोई और स्टेट पीसीएस भी पूछ चुका है और मार्केट में जो पॉपुलर बुक्स है वहाँ है, तो उन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले हम बोलते थे कि 15 मिनट के कैप्सूल्स में डिस्कस करेंगे, बट अभी भी हमको लग गया है कि 15 मिनट के कैप्सूल्स में तो हो नहीं पाएगा। कम से कम 25 मिनट का तो होने जा रहा है यह वीडियो। ठीक है, तो बगल में चाय कॉफ़ी ले करके बैठिए। ठीक है, मैंने 4 यूपीएससी सीएससी के मेंस दिए हैं, 2 फॉरेस्ट सर्विस के मेंस दिए हैं। मेरा मार्कशीट देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये लेटेस्ट वाला का है। और अगर मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड का बात किया जाए तो मैं मास्टर्स हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से। हम लोग इसको कवर कैसे करने वाले हैं, तो इकोनॉमी के सारे थीम्स को मैंने 5 पांडवास में डिवाइड कर दिए हैं। तो ये 5 थीम्स है। अभी हम लोग इस थीम को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इन्फ्लेशन को कर रहे हैं। इन्फ्लेशन का आज का तीसरा वीडियो है। ठीक है, दोपहर में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा ओके। और ओवरऑल करेंगे कैसे, तो पहले एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और फिर उस पर बेस्ड एमसीक्यूज़ या पीवाईक्यूज़ को करते हैं। ठीक है, तो जिससे कि आपका एक अप्लाइड माइंडसेट जो है वो डेवलप हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं इन्फ्लेशन पार्ट 3। शुरू करने से पहले एक प्रॉमिस है जो कि मैं आप लोग से कर रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम इसमें जा रहा है। अगर आप ये सेशन देखेंगे तो उसके बाद आप इन टॉपिक्स पर कभी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, स्ट्रक्चरल, वेज प्राइस स्पाइरल, और हम अभी 7-8 पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ भी करेंगे। ठीक है, लेकिन ये सब प्रॉमिस तभी होल्ड करता है जबकि आप सीरियसली सिंसियरली देखें। ठीक है, कि आप पेन पेपर लेकर के बैठिए, सुनिए। ठीक है, और सो दैट कि ये भी है ना कि आप बाद में रिवाइज कर पाएँ। नहीं तो बार बार वीडियो देखना जो है काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। जब आप लिख लेंगे तो ये मान लीजिए 25 मिनट का वीडियो होगा, आप उसको 5 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये काम आप करेंगे, तो ये मेरा प्रॉमिस है। अभी तक हम लोग फर्स्ट और सेकेंड क्लास में इन सब टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपको वो देखना है, इन टॉपिक्स में कोई डाउट है, तो फर्स्ट और सेकेंड क्लास का वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले के क्लासेस में जो पूछा हुआ, जो हम लोग कॉन्सेप्ट कवर किए थे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। अच्छा, ये बताइए कि आप देख रहे हैं कि इंडिया में डाटा का प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा घटा है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेटा गिरा है, बट डज इट मीन इंडिया हैज़ नॉट विटनेस्ड एनी इन्फ्लेशन? क्या इंडिया में इन्फ्लेशन नहीं हुआ है? डाटा तो सस्ता हुआ है। ये व्हाई और व्हाई नॉट, बताइए, कमेंट में बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है। ये एक क्वेश्चन है, ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, यूपीएससी 2013 में पूछा था। तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, बट आई डोंट थिंक कि जो इन्फ्लेशन नहीं भी पढ़ा है वो भी इस क्वेश्चन को बना सकता है। इसीलिए हम कॉजेज से पहले आप लोग को ये क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आप एक बार पॉज करके वीडियो क्वेश्चन बना लीजिए, कमेंट में लिख दीजिए। कमेंट में लिखने के लिए 2 कारण से बोलते हैं। एक तो ये क्योंकि इंगेजमेंट बढ़ेगा तो और ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाएगा। दूसरा ये भी कि आप कमेंट में लिखते हैं तो फिर आपकी भी एक अकाउंटेबिलिटी हो जाती है कि चलो ठीक है, मैंने ये आंसर दिया, सही हुआ या गलत हुआ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, ए राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस मे बी कॉज्ड बाय। देखो, जनरल लेवल ऑफ प्राइस का मतलब ही इन्फ्लेशन हो गया, दिस इज बाय डिफिनीशन। तो इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? पहला, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, सही बात है। ठीक है, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, मान लीजिए कि आरबीआई ज़्यादा पैसा छाप दिया, अचानक से 1000 करोड़ छाप दिया, तो ऑफकोर्स सब लोगों के पास पैसा आएगा, सब बाजार जाएंगे, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि इससे डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, और डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ता है। फंडा क्लियर? सेकंड, ए डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है सप्लाई। ठीक है, तो देखो, आपको पता है कि अगर सप्लाई घट जाएगा, ठीक है, और डिमांड मान लीजिए वही है, कुछ नहीं बोला है डिमांड के बारे में, तो हम मान के चलेंगे कि डिमांड उतना ही है, सप्लाई गिर गया, तो अगेन इससे प्राइस बढ़ेगा। ये भी सही बात है। तीसरा, इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। भैया डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। मतलब 1 2 3 सारे का सारा सही है। ठीक है, तो काफ़ी केयरफुली और वर्ड के साथ प्ले करता है। ठीक है,
अब देख रहे हैं कि यहाँ पर वो इन्फ्लेशन नहीं बोला, यहाँ ये बोल रहा है डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट बोल रहा है, सप्लाई नहीं बोल रहा है, कि उसको पता है कि जनता सप्लाई तो सब बार बार डिमांड सप्लाई रट्टा मार के आया होगा। ठीक है, तो आंसर डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन देखना शुरू करें तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जिससे पहले कि आप कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन देखें, पहले आप ये देखिए कि प्राइसेस इंक्रीज क्यों हो सकता है, व्हाट कैन बी द रीजन्स। तो मार्केट इकोनॉमी में ऐसे तो अगर मार्केट इकोनॉमी नहीं है, लेट्स से कि अगर कम्युनिस्ट इकोनॉमी है तब तो प्राइसेस क्यों इंक्रीज होगा, सरकार बोला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो मतलब अगर मार्केट इकोनॉमी है तो उसमें तो वो लॉजिक नहीं चलेगा, तो प्राइसेस इंक्रीज क्यों हो सकता है, इफ़ डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग मोर देन इट्स सप्लाई। ठीक है, तो डिमांड जो है वो 10 है और मान लीजिए कि सप्लाई जो है वो 5 ही है, तो डिमांड बढ़ के 10 से 20 हो गया, सप्लाई बढ़ के 5 से 7 हुआ, तो अगेन डिमांड काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करेगा, तो इससे भी प्राइस बढ़ेगा। तो उसके कारण जो इन्फ्लेशन होगा उसको हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, दूसरा, इफ़ कॉस्ट ऑन सप्लाई साइड हैज इंक्रीज्ड, भैया अगर रॉ मटेरियल का ही दाम बढ़ जाएगा, समोसा वाला क्या करेगा, अगर आलू का दाम बढ़ जाएगा, तेल का दाम बढ़ जाएगा, गैस का दाम बढ़ जाएगा, तो मजबूरी में समोसा वाले भैया को भी दाम बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर कॉस्ट ऑन सप्लाई साइड इंक्रीज हो जाएगा तो हम उसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तीसरा, इफ सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट हैज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली बट डिमांड हैज नॉट रिड्यूस्ड, तीसरा कि इसको हम कहते हैं कि डिसरप्शन हो गया सप्लाई में, डिसरप्शन इन सप्लाई, कि अगर सप्लाई डिसरप्टेड हो गया, सप्लाई काफ़ी कम हो गया जबकि डिमांड तो उतना ही है, ठीक है, तो हम उसको भी कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या सप्लाई साइड फैक्टर्स। तो इन्फ्लेशन जब हम कॉज के एंगल से देखते हैं तो रफली 2 पार्ट में इन्फ्लेशन को डिवाइड करते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो डिमांड इंक्रीज के कारण हुआ, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो कॉस्ट इंक्रीज होने या सप्लाई डिक्रीज होने के कारण हुआ। इन सबको आप टेंशन मत लीजिए, इस सबको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी इतने पर आपको छोड़ेगा नहीं, हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे, बट बेसिकली समझिए कॉजेज से रिलेटेड ये भी कुछ टर्म्स है, ठीक है, इन सब को भी बाद में देखेंगे, पहले डिमांड पुल और कॉस्ट पुल को देख लेते हैं, फिर इन सब टर्म्स को भी देखेंगे। तो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज बिहाइंड इट, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश, अब एक एक करके देखते हैं। ठीक है, अब काफ़ी सिंसियर हो जाइए, ठीक है, एकदम फोकस बनाकर देखिए, अभी से आपका क्या पता आपका प्रीलिम्स जो है यहीं से डिसाइड हो जाए। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब कि डिमांड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण की प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में इंक्रीज क्यों होगा, एग्रीगेट डिमांड का मतलब कि पूरे इकोनॉमी का डिमांड, ऐसा नहीं कि एक आम का दाम बढ़ गया, आम का डिमांड बढ़ गया, या पेन का डिमांड बढ़ गया, मोबाइल का डिमांड बढ़ गया, ये नहीं, एग्रीगेट टोटल डिमांड क्यों इंक्रीज हो सकता है इकोनॉमी में। तो एक बेसिक चीज़ है कि मोर मनी इन पॉकेट ऑफ द कंज्यूमर लाइक अस, ठीक है, बीच में आप कुछ भी बोलिए कि इस कारण डिमांड बढ़ा, बट अल्टीमेट रीजन यही है कि अगर टोटल डिमांड बढ़ रहा है तो जनता के पॉकेट में ज़्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है, मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब बात यह है, अगला लेवल ये है कि जनता के पास ज़्यादा पैसा आने से क्या होगा, तो टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू रिसोर्सेज, रिसोर्सेज तो कम है, रिसोर्सेज तो जितना था उतना ही है, अचानक से जनता के पॉकेट में पैसा आ गया तो फिर कंपटीशन बढ़ गया, इन रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ गया, जिसके कारण से कि रिसोर्सेज भाव खाने लगा, अपना दाम बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन ले जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि मोर मनी जनता के पॉकेट में क्यों आएगा, एक तो ये हो सकता है कि आरबीआई जो है वो नया करेंसी छाप दिया, ठीक है, आरबीआई न्यू नोट छाप रहा है, तो ऑफ कोर्स, ठीक है, और क्या सब हो सकता है, बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को लो कर देगा, ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट, अगर आरबीआई रेपो रेट को सस्ता कर देगा, अभी कल ही तो आरबीआई रेपो रेट को 6.5 से कम करके किया है, 6.25 किया है ना, तो अगर ऐसा कर देगा तो धीरे धीरे बैंक्स भी अपना लोन देने का रेट घटाएगा, मे बी पहले 12% पर होम लोन देता था, अब मे बी 10% पर होम लोन देगा, इससे लोग ज़्यादा जिनके पास अभी पैसे नहीं भी हैं वो भी पैसे लोन लेकर के अपना घर खरीदने का सोचेंगे, तो लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है,
तो लो इंटरेस्ट रेट हो गया आपका एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी, फिजिकल नहीं, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी जब गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगा, मॉनिटरी पॉलिसी जब आरबीआई कोई एक्शन लेगा। तो इफ मोर मनी इन पॉकेट ऑफ कंज्यूमर लाइक अस, क्यों हो सकता है? अगर बैंक इंटरेस्ट रेट लो कर रहा है। और क्यों हो सकता है भाई? अब सरकार भी तो कुछ कर सकती। मान लीजिए कि सरकार जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है, मान लीजिए कि पीएम किसान योजना है, तो अगर सरकार आप सबके अकाउंट में पैसा भेज रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर रहा है, सब्सिडी दे रहा है, तो इसके कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि आपके पास तो पैसा बढ़ा, ठीक है। सिमिलरली अगर इनकम टैक्स को सरकार कट कर देगा, इनकम टैक्स का रेट कम कर देगा, इससे क्या होगा कि आपके पास का जो डिस्पोजेबल इनकम है, वैसा इनकम जो कि जिसको कि आप आराम से खर्चा कर सकते हैं बिना कुछ सोचे कि सरकार को देना है, तो आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाएगा और जिससे कि आप ज़्यादा बार समोसा खाएंगे, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द रीजन्स कि क्यों जनता के पॉकेट में पैसा बढ़ेगा। लेकिन ये पक्की बात है कि जनता के पॉकेट में पैसा बढ़ेगा तो फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। तो ये फंडा आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब लिखने वाली बात है, फंडा तो समझ में आ गया, अब यहाँ पर अपने नोट्स में लिखिए, ठीक है, इस सब को लिखिए, क्यों बोल रहे हैं लिखिए, अभी आपको समझ में आएगा। जब हम आपको यूपीएससी का क्वेश्चन दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी एप्लीकेशन पूछता है। आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो समझ गए क्यों होता है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिमांड इन इकोनॉमी। भैया डिमांड पहले एक हनुमान जी डिमांड कर रहे थे, अब दोनों हनुमान जी मिलकर डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड तो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर ये वाला लीवर क्या होगा, प्राइस जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि डिमांड क्यों इंक्रीज हो सकता है, तो अगेन वही देख लिए थे कि अल्टीमेट चीज़ तो यही है कि मनी सप्लाई अगर इंक्रीज होगा। मनी सप्लाई क्यों इंक्रीज होगा, ये सारे कारण हैं। यूपीएससी आपको क्या बोलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, नीचे इनमें से कुछ चीज़ों को दे देगा। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो आप सीधे मार देंगे, नहीं तो क्या होगा कि आपको वहाँ पर सोचना पड़ जाएगा कि क्या होगा क्या होगा, ठीक है, उतना टाइम होता नहीं है, तो आप इसको लिख लीजिए। इंक्रीजिंग इनकम ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, परचेजिंग पावर अगर बढ़ गया, लोगों का सैलरी बढ़ गया तो डिमांड बढ़ेगा। सेंट्रल बैंक प्रिंटिंग मोर मनी, ठीक है, तो अगेन नया नया पैसा छाप रहा है तो फिर हो गया। आरबीआई रिड्यूसिंग रेपो रेट, ठीक है, आरबीआई रेट नहीं भाई, आरबीआई रिड्यूसिंग रेपो रेट विच मीन्स बैंक्स गिविंग चीपर लोन, जिसको कि हम कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है। तो अगर आरबीआई रेपो रेट घटा दिया और बैंक सस्ता लोन दे रहा है तो अगेन डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। इंक्रीज्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन प्रोजेक्ट्स, अगर सरकार लोन लेकर के रोड बना रही है तो जो लेबर वहाँ काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, सबको पैसा, सबके पॉकेट में पैसा जा रहा है। पॉकेट में पैसा का मतलब डिमांड इंक्रीज होना, डिमांड इंक्रीज होना का मतलब इन्फ्लेशन होना, ठीक है। अगला देखिए, गवर्नमेंट ट्रांसफरिंग मनी इन अकाउंट्स, ये तो देख ही लिए कि जनधन योजना हो गया, पीएम किसान योजना हो गया, आपके अकाउंट में अगर पैसा आ रहा है तो फिर आप अय्यासी करेंगे, आप खर्चा करेंगे, आपके अय्यासी से डिमांड बढ़ेगा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इनकम टैक्स रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर सरकार इनकम टैक्स घटाएगी तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मे बी वो इनकम टैक्स रिड्यूस नहीं बोलेगा, यूपीएससी बोलेगा डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या होता है, वैसा इनकम जिसमें से कि आप टैक्स वैक्स दे चुके हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो आप मार्केट जाएंगे। और इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, अगर इंडियन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा तो भी आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन चलाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब चलिए आप सवाल बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अगेन पॉज कर लीजिए, पहले पॉज कर लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद फिर से आइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस हम बना रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, बना रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक आप खुद से दिमाग नहीं लगाते ना तब तक एक्टिव रीडिंग नहीं होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूब का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यूट्यूब में अगर आप हाथ में पेन कॉपी लेकर नहीं बैठते हैं, आप क्वेश्चन खुद से नहीं बनाते हैं, तो एक फॉल्स सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आता है। आपको लग रहा है कि हाँ यार सुन तो लिए सब समझ में आ रहा है, ठीक है, आप पूरा सुनते गए, तो क्वेश्चन आया तो धड़ाम से गिरे, भाई ये क्या हो गया, ठीक है। तो यूट्यूब पर देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हाथ में पेन पेपर लीजिए और क्वेश्चन खुद से बनाइए। चलिए देखते हैं, पॉज करके होपफुली आप लोग एक आंसर पे पहुंच गए होंगे, बहुत ज्ञान हो गया। ये देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी,
डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, अभी तो देखें एक्सपेंशनरी को पॉलिसी होगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर आरबीआई एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा, बैंक फिर सस्ते में लोन देगा तो फिस्कल स्टिमुलस, अगर गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल सब्सिडी दे रहा है, पीएम किसान दे रहा है, तो अगेन सब लोग उस पैसे से कुछ न कुछ खरीदेंगे, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस, अभी इस पर नहीं आते हैं, 1 2 देखिए और सीधे 5 पे आइए, क्यों हम अभी आपको बताएंगे। 5, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। भाई अगर राइजिंग इंटरेस्ट रेट होगा, इंटरेस्ट रेट राइज होगा तो इससे तो मनी सप्लाई घटेगा ना भाई, क्योंकि लोन महंगा हो जाएगा। पहले 12% पर मिल रहा था, अब 22% पे मिलेगा, तो आप क्यों खरीदेंगे, वेट करेंगे कि फिर से गिरे, ठीक है। तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन और घटेगा। तो 5, जैसे ही आप 5 को हटाते हैं ना, आपका सही आंसर आ जाता है 1 2 4। हम क्यों बोले कि आप 3 छोड़िए अभी 5 पे आइए, ऐसा इसलिए कि कितने लोग 3 पर में भी कंफ्यूज होंगे। तो आपको चाहिए ये कि जितना भी ऑप्शन है आप पहले सारे ऑप्शन को देखिए, एग्जाम एलिमिनेशन वाला है, ठीक है। तो आप सारे ऑप्शन को देखिए आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट आता है, जो ऑप्शन बेस्ट आता है उसको पकड़िए और वहाँ से कर लीजिए। तो ये आपका सही जवाब हो गया, सही जवाब हो गया ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इन्फ्लेशनरी, इस पर ध्यान देना है। ये 2013 में तो पूछा ही था, उसके बाद भी पूछा है, 2020 या 21 में कभी पूछा है, ठीक है। तो यूपीएससी भी कभी कभार 1 2 क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि यूपीएससी कभी रिपीट नहीं करता है, बेकार की बातें हैं। थीम तो यूपीएससी हमेशा ही रिपीट करता है, कभी कभार क्वेश्चन भी वैसे का वैसा रिपीट मार देता है। देखो मोस्ट इन्फ्लेशनरी में इंपॉर्टेंट ये है ना कि इसमें जितना भी चीज़ है सबसे मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, सबसे इन्फ्लेशन होगा। बट मोस्ट इन्फ्लेशनरी पूछ रहा है, मोस्ट इन्फ्लेशनरी होगा ये डी, क्रिएटिंग न्यू मनी टू फिनेंस अ बजट डेफिसिट। क्यों? क्योंकि अभी तक ये नया पैसा जो है वो तो एकदम न्यू मनी है, वो अभी तक सप्लाई में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। तो सप्लाई तो वैसा ही है, लेकिन न्यू मनी आते ही डिमांड बढ़ गया। तो नया पैसा जब आरबीआई छापती है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी होता है। तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, ठीक है। अब कॉस्ट पुश वाले में हम लोग क्या देखे थे कि या तो कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, जिस चीज़ों से मटेरियल बन रहा है उसका कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, या फिर सप्लाई डिसरप्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये न्यूज़पेपर देखिए, न्यूज़पेपर का हेडलाइन है ये, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जंप्स 11% एज लेबर एक्सपेंसेस सोर। तो लेबर एक्सपेंसेस अगर बढ़ गया तो फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया, जिसके कारण कि घर का दाम जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा। सिमिलरली आप ये वाला केस ऐसे ही आप सॉल्व करने का खुद से कोशिश कीजिए, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, खुद से कर लेंगे, ठीक है। करके देखिए। अब इसको लिखिए, ठीक है। अब आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो समझ गए हैं कि कॉस्ट साइड अगर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर कॉस्ट को आगे मूव करता है। ऑटो वाले भैया को अगर क्रूड ऑयल तो वो क्यों खरीदेंगे, ऑटो वाले भैया को अगर डीजल पेट्रोल महंगा मिलेगा तो वो क्या करेंगे, भाड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो यही है कॉस्ट पुश। बट एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आप ये लिख लीजिए, ठीक है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हैपन्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट इन सप्लाई साइड। तो या तो सप्लाई साइड में कॉस्ट इंक्रीज हो जाए और सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए कि कहीं पर लड़ाई हो गया, कहीं मारपीट हो गया, जिसके कारण से कि वहाँ से हम लोग जो सामान मंगवा रहे थे वो सामान नहीं आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल चाइना से सेमीकंडक्टर आना बंद हो गया था, तो चाइना से सेमीकंडक्टर आना बंद हो गया तो इंडिया में कार महंगा हो गया, ठीक है। तो ये सब एक एग्जाम्पल है कि सप्लाई चेन कैसे डिसरप्ट हो सकता है,
ठीक है, कहीं दूसरे देश से जहाँ से हम लोग दाल मंगाते हैं खाने वाला दाल, ऑफ कोर्स दाल खाने वाला होता है, तो वो दाल जो है वो वहाँ पर ड्रॉट आ गया। तो इंडिया में अच्छा मानसून हो रहा है फिर भी इन्फ्लेशन हो रहा है। क्यों भाई? क्योंकि दाल जो है वो उधर जिस देश में होता है वहाँ पर ड्रॉट आ गया। तो सप्लाई चेन डिसरप्शन से भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। नाउ लेट्स सी यूपीएससी कैसे बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इसके लिए अगर आप ये समझेंगे तो आपका काम हो जाएगा। व्हाई कॉस्ट में इंक्रीज ऑन सप्लाई साइड। सप्लाई साइड पर कॉस्ट क्यों इंक्रीज हो सकता है? एक तो हो गया वेज इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो अगर वेज इंक्रीज हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मिनिमम वेज इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, तो फिर इसके कारण भी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगा जो कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर पर फेंक देगा, ठीक है। या फिर डिमांड का लेबर का डिमांड बढ़ गया या ट्रेड यूनियनिज्म बढ़ गया, इस कारण से भी वेज इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट, अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज़्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, उधर पता चला मारपीट हो गया मिडिल ईस्ट में और क्रूड ऑयल का प्राइस हमारी तरफ बढ़ गया, तो अगेन रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा, तो जिस कारण से सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सप्लाई साइड डिसरप्शन अभी बात किए थे। एक चीज़ ध्यान रखिए, सप्लाई साइड डिसरप्शन वाले इन्फ्लेशन को बोटलनेक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। बोटलनेक मतलब क्या है? ये बोटल है ना और उसका ये नेक है, ठीक है। बोटलनेक ऐसा होता है कि नैरो होता है, ठीक है, कम। तो अगर बोटलनेक इन्फ्लेशन मतलब सप्लाई कम हो गया, मतलब बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इन सप्लाई चेन, सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो गया, उसको बोटलनेक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो सप्लाई साइड डिसरप्शन, ठीक है, जैसे चाइना सेमीकंडक्टर वाला एग्जांपल बताए, ठीक है। इंक्रीज्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी बढ़ा दिया तो भाई जिस डोसा पर आप पहले 100 रुपया का डोसा खरीदते थे उस पर अगर लेट्स से कि 18% जीएसटी देते थे, अब उसको 28% में कर दिया है। तो पहले आपका 118 रुपया का डोसा होता था, अब 128 रुपया का डोसा है, सर्विस टैक्स हटा करके, क्योंकि सर्विस चार्ज हटा करके, क्योंकि वो तो रेस्टोरेंट वाला खुद से जोड़ देता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स अगर बढ़ेगा तो फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। सिमिलरली टैरिफ बढ़ा दिया, टैरिफ मतलब अगर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया, दूसरे देश का कोई सामान आप खरीदते हैं उस पर सरकार टैरिफ बढ़ा दिया, तो ये सब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ाएगा। और लास्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर लोग गलती करते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। अगर रूपी डिप्रिशिएट करेगा तो आपको पता है कि रूपी के डिप्रिशिएट होने से क्या होता है, रूपी अगर डिप्रिशिएट करता है तो दो चीज़ होता है। क्या क्या दो चीज़ होता है? एक तो ये कि हमारा एक्सपोर्ट कॉस्ट, एक्सपोर्टेड हमारा प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट वाला है वो ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दूसरे देशों के लोगों के लिए हमारा प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। बट जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट में हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा रूपी वीक हो गया है, तो दूसरे देश से डॉलर में जब मंगाते हैं तो हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है, ज़्यादा खर्चा पड़ रहा है, तो इसको कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है। और आपको पता है कि इंडिया जो है बहुत सारा चीज़ इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल करता है, खाने का तेल करता है, बहुत सारा चीज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स करते हैं, तो ये सारा चीज़ का दाम बढ़ेगा अगर रूपी डिप्रिशिएट होगा, ठीक है। तो ये इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिए, तो इससे आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है, कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल है न्यूज़ में, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इन न्यूज़, ठीक है। देख लीजिए, आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में बताइए कि भाई ये वाला कॉस्ट पुश कैसे है। अब चलिए देखें कि यूपीएससी सवाल क्या पूछ रहा है। भैया आसान सवाल पूछ रहा है, कोई किचकिच नहीं कर रहा, ठीक है, प्यारा बच्चा है, ठीक, उतना भी प्यारा नहीं है, ठीक है। इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन इन रिसेंट पास्ट। अगेन सुनिए, पहले आंसर बना लीजिए, मे बी कमेंट में लिखिए, कॉपी में लिखिए, कहीं लिखिए और फिर देखिए, ठीक है, नहीं तो फिर वही है कि आपका खुद का दिमाग नहीं लगेगा। और ये देखिए, फूड इन्फ्लेशन पर 2024 में पिछले साल ही मेंस में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और अभी ये पूछ रहा है, इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन इन रिसेंट पास्ट, व्हाट कुड बी द कॉज? पहला, ड्यू टू द ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टिवेशन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स, the area under cultivation of food grain has steadily decreased in last 5 years by about 30%। भाई देख करके तो लॉजिकल लग रहा है, बट दिक्कत बस ये है कि कॉमर्शियल क्रॉप्स जैसे मान लीजिए कि टी हो गया, जैसे मान लीजिए शुगर कैन हो गया, तो इन सब के तरफ जब हम लोग स्विच करेंगे तो एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन शायद डिक्रीज हो, ऐसा डर रहता है। बट क्या 30% से डिक्रीज कर गया? 30% से डिक्रीज कर जाए तो इंडिया में भूखमरी हो जाएगा, कोई चांस ही नहीं है। तो पहला वाला गलत है। देखिए, पहला वाला जो है ना, ये दिखाता है आपको
कि क्यों न्यूज़पेपर से टच में रहना ज़रूरी है। कि देखिए दूसरा और तीसरा तो हम लोग कर लेंगे, दूसरा और तीसरा हम लोग थ्योरी से कर लेंगे, अगर आप किताब पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मेरे वीडियोस देखे हैं, दूसरा तीसरा आप उससे कर लेंगे। पहला में आपको पता होना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी का हाल क्या है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स अभी डिक्रीज नहीं हुआ है और सिग्निफिकेंटली तो बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है। ये डर जरूर है लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, पहला गलत। दूसरा, as a consequence of increasing income, consumption pattern of the people have undergone a significant increase. Of course भाई, consequence of increasing income, पहला ही पॉइंट हम लोग देखे थे। इंक्रीजिंग इनकम से क्या होता है, परचेजिंग पावर इंक्रीज होता है। जनता का जैसे जैसे परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रहा है तो जनता जो है अब क्या कर रही है, अब खा रही है जनता प्रोटीन रिच खाना, ठीक है। अब जनता जो है वो खा रही है क्या चीज़, दूध पी रही है, ठीक है। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो इससे फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि उन सब चीज़ों का सप्लाई अभी एडिक्वेट नहीं है। तो दूसरा सच है। तीसरा, फूड सप्लाई चेन हैज स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट। अभी हम देखे थे कि एक सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण भी होता है। तो इंडिया में काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं? फॉर एग्जांपल, सब फूड प्रोडक्शन तो गांव में हो रहा है, कंजम्पशन तो बहुत ज़्यादा लोग शहर में भी हैं। तो गांव से शहर में आने के लिए रास्ता सही नहीं है, गांव से शहर में आने के लिए रास्ते में जो है वो कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जो रेफ्रिजरेटेड वैन नहीं है, तो सामान ख़राब हो जाता है, ठीक है, दूध रास्ते में फट जाता है। तो ये सब के कारण बर्बादी बहुत होता है और फूड सप्लाई कम हो जाता है, तो फूड इन्फ्लेशन हो जाता है। तो तीसरा भी सही है। तो दूसरा और तीसरा दोनों सही है, आंसर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। बताइए आप लोग का सही हुआ या गलत हुआ। ये वाला क्वेश्चन का हम आंसर नहीं बता रहे, ठीक है। ये यूपीपीसीएस 2021 में पूछा था। आप लोग पढ़िए और कमेंट में बताइए कि क्या आंसर होगा। सबका हम आंसर नहीं बताएंगे। पता चला कि आप लोग को आदत लग गया कि क्वेश्चन देखो आंसर, क्वेश्चन देखो आंसर। देखिए क्वेश्चन आंसर वाला अप्रोच जो है ना, वो जो बहुत सारे स्टेट पीसीएस में काम कर जाता है, एसएससी सब में काम कर जाता है, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन भरा हुआ है, इजी वन लाइनर क्वेश्चन, तो आपको याद रह जाता है। हम लोग अभी जैसा देख रहे हैं ना, वो यूपीएससी उसको घुमा के पूछेगा, मतलब आपका फंडा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन याद है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी फिर से पूछ देगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट पूछेगा, यही क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो आप इसको बनाइए और बताइए क्या है। यहाँ पर बोटल नेक इन्फ्लेशन है। बोटल नेक मतलब देख चुके हैं हम लोग, पहले देख लीजिए क्या हम बोले थे, ठीक है, सप्लाई से रिलेटेड। और आंसर बताइए क्या होगा। ये अगेन बहुत आसान सवाल है, यूपीपीसीएस मेंस में 2016 में पूछा था कि अगर डिमांड फिक्स होगा और सप्लाई इंक्रीज करेगा, लेट्स से डिमांड वही 10 का 10 है बट सप्लाई 20 हो रहा है, ठीक है, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या होगा भाई, घटेगा ना। सप्लाई ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा हो गया सप्लाई, तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा। ये इंडियन इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में हमेशा होता है। जब हार्वेस्ट सीजन होता है तो डिमांड तो अचानक से नहीं बढ़ेगा, डिमांड तो उतना ही है सब्जियों का, बट अचानक से सारा सब्जी बाजार में आ गया तो इस कारण से सब्जी का दाम घटता है, ठीक है। तो ये हो गया डी, ठीक है, इसका आंसर डी होगा, सॉरी सी होगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा। ओके चलिए, अब कुछ जो बाकी के टर्म्स हैं उसको समझ लेते हैं। ये टर्म्स अभी पूछा नहीं है यूपीएससी, लेकिन कभी भी पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक टर्म है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन जो है ना, वो रिलेटेड है आपको कॉस्ट पुश या सप्लाई साइड इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन जो है मोर, ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ मोर लॉन्ग टर्म चैलेंजेस, लॉन्ग टर्म इशूज इन इकोनॉमी। इशूज इकोनॉमी में जो बहुत सारे लॉन्ग टर्म इशूज हैं उनके कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, उनके कारण कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, उनके कारण सप्लाई साइड बोटलनेक डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के तो समझ में नहीं आता, बिना एग्जाम्पल के सब हवा में हवाई बात होती है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज है, ठीक है, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, रोड खराब है, तो सप्लाई साइड बोटलनेक होगा ही होगा, ठीक है। सप्लाई स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का अगला एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा मानसून डिपेंडेंट है, ठीक है, मानसून डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा अगर एग्रीकल्चर का है, मतलब कि इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, तो इसके कारण क्या होगा, कभी भी मानसून फेल होगा तो सीधे सप्लाई जो है वो नीचे की धराम से गिरेगा, सप्लाई नीचे धराम से गिरेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये अगेन सप्लाई साइड से हो गया।
ये सब एग्जाम्पल है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के, कि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में है। ऐसा नहीं है कि सरकार आज सोचेगी तो 5 महीना में सॉल्यूशन निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, नॉर्मल जो कॉस्ट पुश या सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होता है उसको सरकार जो है वो जल्दी एड्रेस कर सकती है, कुछ मंथ में, मे बी 1 साल में एड्रेस कर सकती। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो ये तो आप बात समझ गए, बट अब आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, कि स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या चीज़ होता है, इसको लिखिए, क्योंकि आपसे पूछ देगा विच आर द फॉलोइंग कॉजेज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इनफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एग्रीकल्चरल इनफिशियंसी हो गया, लेबर मार्केट में इनफिशियंसी है। ठीक है, अगर आप हायर कर लिए, फायर नहीं कर सकते, तो मजबूरी में वो प्रोड्यूसर जो है वो लोगों को ढो रहा है, जिसके कारण कि उसका लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, तो वो इन्फ्लेशन बढ़ाएगा। ठीक है, रेगुलेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल रिजिडिटीज, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी है, आपको हर फाइल क्लियर करवाने के लिए प्रोड्यूसर को जो है वो पैसा देना पड़ रहा है, तो या फिर काफ़ी प्रोजेक्ट लेट से अप्रूव हो रहा है, तो इस सब के कारण जो है वो कॉस्ट बढ़ता है। कॉस्ट बढ़ेगा तो फाइनली कौन देगा? हम और आप ही तो देंगे। ठीक है, लिमिटेड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन कम होगा तो अगेन महंगा प्रोड्यूस बनेगा और हम लोग महंगा खरीदेंगे। ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। एक ये है वेज प्राइस स्पाइरल। वेज प्राइस स्पाइरल बहुत सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, जब देखिए अगर वेज बढ़ेगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो जैसे ही इन्फ्लेशन होगा तो फिर से आप बोलेंगे कि भैया सैलरी बढ़ाओ, क्योंकि दाल प्याज का दाम बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ही एज ए प्रोड्यूसर हैं और यहाँ पर आप ही एज ए कंज्यूमर हैं। तो आप एज ए प्रोड्यूसर अगर अपना दाम बढ़ाएंगे, सैलरी बढ़वाएंगे, तो अल्टीमेटली जो है वो प्राइसेस भी बढ़ के आपको ही काटेगा। तो दिस इज वेज प्राइस स्पाइरल। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। ठीक से देखिए, बिल्ट इन इन्फ्लेशन नहीं देखे हैं, लेकिन वेज प्राइस स्पाइरल से रिलेटेड है, तो देखिए और बताइए कि वो क्या चीज़ है। चलिए मैं आपको बस ये खोल दे रहा हूँ, इसको आप करके देखिए। ठीक है, सिमिलरली इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी इंडिया का काफ़ी हाई है, आप देख रहे हैं, ऑयल 88% पर हो गया है। ठीक है, और रुपये अगर डिप्रिशिएट होता है तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये हो गया आपका काम। ठीक है, तो होपफुली आप बना लें, ये सब समझ जाएंगे, और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, गलत तो होना ही नहीं है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा है कि भाई बिल्कुल समझ में नहीं आया, कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।